अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कौन मैडम? सब कुछ जानते हुए भी वकील इस्तगासा ने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। मैं शबाना साहिबा का जिक्र कर रहा हूँ जनाब। गवाह बड़ी सादगी से वजाहत करते हुए बोला। मैं इन्हें मैडम ही कहता हूँ, हालांकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी हैं, लेकिन वो क्या है ना कि शबाना साहिबा एक सरकारी अफसर हैं, इसलिए मैं इन्हें मैडम कहकर ही बुलाता हूँ। शबाना साबिक शौहर और इस केस के मुलजिम मेरे मुवक्किल अफजल से 2 साल बड़ी थी, मगर इस्तगासा के गवाह खुर्शीद भाई से वो लगभग 20 साल छोटी थी। शबाना इस वक्त कमोबेश 40 साल की थी। ठीक है, मैं भी इन्हें अब मैडम ही कहूँगा, वकील इस्तगासा ने ठहरे हुए अंदाज में अपने गवाह से कहा। फिर पूछा, जब मुलजिम आपकी दुकान पर आकर बैठता था तो आप दोनों के बीच उमूमन किस मौजू पर बातचीत हुआ करती थी? जनाब अफजल इधर उधर की बातें करने के बाद घूम फिर कर मकतूल पर आ जाता था। 1 मिनट, वकील इस्तगासा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में इसे टोक दिया और पूछा, आपका मतलब है कि प्रॉपर्टी एजेंट फरीद हुसैन, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में इस वक्त वो एक्यूज बॉक्स में खड़ा है? जी हाँ, मेरा यही मतलब है, गवाह ने इस्बात में जवाब दिया। वो आपसे मकतूल के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू करता था? वकील इस्तगासा ने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। मैंने अफजल की बातों से यही महसूस किया था कि वो मकतूल को पसंद नहीं करता था, खुर्शीद भाई ने वजाहत करते हुए बताया। ये मेरी आमद से बहुत खुश था और कहता था कि अच्छा हुआ इस मनहूस प्रॉपर्टी एजेंट से मेरी जान छूट गई। वो बहुत ही फितना परवर शख्स था। क्या आपने मुलजिम से कभी ये नहीं पूछा कि उसने मकतूल के लिए मनहूस और फितना परवर के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए थे? जी पूछा था, गवाह ने जवाब दिया। इन अल्फाज के अलावा मकतूल के लिए शैतान, मरदूद, खबीस जैसे अल्फाज का इस्तेमाल भी ये किया करता था। जब आपने मुलजिम से पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? वकील इस्तगासा ने अपनी ख्वाहिश को गवाह के मुंह में डालने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने खुलकर तो कोई जवाब नहीं दिया था, मगर ढके छुपे अल्फाज में जो कुछ भी कहा, मैं इससे यही समझा कि मकतूल ने उसका घर तोड़ने की कोशिश की थी। घर तोड़ने की कोशिश? वकील इस्तगासा ने दानिस्ता तफरीही अंदाज में इस्तफसार किया। आपका मतलब है कि मकतूल मुलजिम के मकान में किसी किस्म की तोड़ फोड़ का इरादा रखता था? नहीं जनाब, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। वकील साहब, खुर्शीद भाई ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बताया। मेरा इशारा मियाँ बीवी के बीच फूट डालने की तरफ था। मुलजिम का ख्याल था कि मकतूल इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी के खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रहा था, इसलिए अच्छा हुआ कि वो इस दुकान से दफ़ा हो गया। ये तो मुलजिम का ख्याल था। वकील इस्तगासा ने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ वकील साहब, वो सादगी से बोला। जो कुछ बाद में दिखाई दिया वही बता सकता हूँ। ठीक है, आप अपना मुशाहिदा ही बयान कर दें। कुछ अरसे के बाद मुलजिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, गवाह ने जवाब दिया, और वजह मकतूल ही था। मुलजिम का दावा था कि उसने मैडम और मकतूल के दरमियान परवान चढ़ते हुए ताल्लुकात का सुराग लगा लिया है, लिहाजा इस अज़दवाजी रिश्ते को कायम रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। वो किसी ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जो उससे बेवफाई की मुर्तकिब हो रही हो। चुनाचे मुलजिम ने मैडम को तलाक दे दी और इस घर से चला गया। आप क्या कहते हैं? वकील इस्तगासा ने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। क्या आपकी मैडम वाक़ियतन मुलजिम से बेवफाई कर रही थी, या ये मुलजिम के दिमाग का फतूर था, या इसे कोई संगीन नौइयत की गलतफहमी हो गई थी? जनाब, मैं इस बारे में इजहार राय करने की पोजीशन में नहीं हूँ, गवाह ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि इसी शक की बिना पर मुलजिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, वकील इस्तगासा ने तेज़ लहजे में कहा, और तलाक देते वक्त वो बहुत चीखा और चिल्लाया भी था। इसकी बकवास गली वालों ने भी सुनी थी, जिससे मकतूल के लिए उसकी शदीद नफरत जाहिर होती थी। जी बिल्कुल, इस्तगासा के गवाह ने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मुलजिम मकतूल से शदीद तरीन नफरत करता था, और इस वाक़ये के बाद भी जब कभी राह गुजरते हुए आपके मुलजिम से बात हुई तो आपने मकतूल के हवाले से इसकी नफरत में कोई कमी महसूस नहीं की?
वकील इस्तगासा ने मायनाखेज अंदाज में पूछा, बल्कि इसने कई कदम आगे बढ़कर यह भी कहा कि वो मकतूल को छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, उसने एक दो बार बड़े खतरनाक अंदाज में कहा था कि अगर कभी इसे मौका मिला तो ये मकतूल को भी उसी तरह बर्बाद कर डालेगा जैसे उसने मुलजिम की घरेलू जिंदगी को तबाह किया है। और फिर 15 मई की सुबह मुलजिम को सुनहरी मौका मैसर आ गया और उसने अपनी नफरत से लबरेज मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाते हुए मकतूल की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वकील इस्तगासा ने ड्रामाई अंदाज में डायलॉग मारा, फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। वकील इस्तगासा ने अपनी जिरह मुकम्मल कर ली तो मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। वकील इस्तगासा की जिरह के दौरान मैंने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था और खामोश तमाशाई बना वकील मुखालिफ की फुर्तीली करतबबाजियों का मुशाहिदा करता रहा था। और अब मेरी बारी थी। वकील इस्तगासा ने इस्तगासा को मजबूत करने के लिए बड़ी छलांगें लगाई थीं और मुझे वकील सरकार की इस मेहनत की दीवार में शिगाफ डालने थे ताकि डिफेंस मजबूती पकड़ सके। मैंने इस्तगासा के गवाह पर मुख्तसर जिरह का आगाज़ करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, खुर्शीद भाई, आप खैरियत से तो हैं? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो खैरियत ही से हूँ। अल्लाह ताला आगे भी आपको खैरियत ही से रखेगा इंशाअल्लाह, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। वकील इस्तगासा ने सवाल पूछ पूछ कर आपके दिमाग की चूल्हे हिला दी हैं, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मैं चंद एक सवालात में आपको फारिग कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी जनाब की, वो तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोला। खुर्शीद भाई, आपको कपड़े के बिजनेस में कितना अरसा हो गया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सारी उम्र इसी काम में गुजरी है वकील साहब, उसने बताया। यह हमारा आबाई पेशा है। इससे पहले मेरी दुकान आजम बस्ती में थी। जब मुझे महमूदाबाद वाली दुकान का पता चला तो मैंने अपने कारोबार को यहाँ मुंतकिल कर दिया, क्योंकि महमूदाबाद के मेन बाज़ार वाली दुकान आजम बस्ती की गली में वाक़ दुकान से 1000 गुना बेहतर लोकेशन पर है। अल्लाह आपके कारोबार में मज़ीद वसअत पैदा फरमाए, मैंने कहा। आमीन। खुर्शीद भाई, कपड़े का बिजनेस किसी बेकरी या डेयरी शॉप की तरह नहीं है जो आप अलग सुबह दुकान खोलकर बैठ जाएं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप अमूमन कितने बजे अपनी दुकान का शटर उठा देते हैं? 11 और 12 बजे के दरमियान। मतलब 12 बजे तक आप दुकान खोल चुके होते हैं? जी बिल्कुल। क्या 15 मई यानी बकुआ के रोज़ भी आपने इन्हीं औकात में अपनी दुकान खोली थी? उसने असबात में जवाब दिया। मैंने पूछा, थोड़ी देर पहले आपने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि बकुआ के रोज़ आपने मुलजिम को उस गली में दाखिल होते देखा था जहां आपकी मैडम के घर का दाखिली गेट है, लेकिन आपने मुलजिम को गेट के रास्ते घर के अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा था। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने मुलजिम को अपनी दुकान के सामने से गुजरकर मज़कूरा गली में मुड़ते देखा था। ठीक हो गया, मैंने कहा, फिर सवाल किया। खुर्शीद भाई, जब आपने मुलजिम को मैडम शबाना की गली में मुड़ते देखा तो उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? मैं अपनी दुकान में मौजूद था। यानी खुली हुई दुकान में? जी हाँ, मैं इस वक्त तक दुकान को खोलकर सेट कर चुका था। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुलजिम लगभग 12 बजे आपकी दुकान से गुजरकर मैडम शबाना की गली में दाखिल हुआ था। जी ऐसा ही है, वो बड़े वसूख से बोला। योर ऑनर, द पॉइंट इज़ टू बी नोटेड, मैंने जज की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फरीद हुसैन की मौत 15 मई की सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी, जबकि मुलजिम उसके 1 घंटे बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचा था। इससे साफ जाहिर होता है कि मकतूल की मौत में मुलजिम का हाथ नहीं हो सकता। मुलजिम की जाए वारदात पर आमद से कबल ही मकतूल को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा चुका था। हो सकता है गवाह को वक्त के बारे में कोई गलतफहमी हो गई हो, वकील इस्तगासा ने जल्दी से कहा। मुमकिन है कि खुर्शीद भाई ने बकुआ के रोज़ अपनी रूटीन से कुछ पहले दुकान खोल ली हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मसलन ये भी कि मकतूल की ज़िंदगी का चिराग आपने गुल किया हो। वो एकदम भड़क उठा और खफगी आमेज लहजे में बोला, ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? इसी किस्म की जैसी आपने की है, मैंने खरे अंदाज में कहा।
खुर्शीद भाई डिफेंस का नहीं बल्कि इस्तगासे का गवाह है। इसकी गलती इस्तगासे की गलती शुमार की जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है कि खुर्शीद भाई ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया। अगर आप मुझे मौका देने के मूड में नहीं हैं और अगर हैं तो मैं अपनी जिरा को आगे बढ़ाऊं। मेरी इस जूतम बेजार और अंदाज पर वकील इस्तगासा नफरत भरी नज़र से मुझे घूरने लगा। इसी वक्त जज की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। खुर्शीद भाई, मैंने इस्तगासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, क्या आप मकतूल फरीद हुसैन को शक्ल से पहचानते थे? जी हाँ, मैंने गाहे बगाहे इसे अपनी दुकान के सामने से गुजरते देखा है। सिर्फ गुजरते देखा है या मैडम शबाना की गली में मुड़ते हुए भी देखा है? मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इस शख्स पर कभी इतनी तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है, मैं यही सवाल इस्तगासा की गवाह और मैडम शबाना की सामने वाली पड़ोसन ज़किया आपा से पूछ लूँगा। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे पता चला है कि ज़किया आपा ने मकतूल पर खुसूसी ध्यान रखा हुआ था। खुर्शीद भाई ने मेरे रिमार्क्स पर कोई तबसरा नहीं किया। मैंने इस्तगासा के इस गवाह पर अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। अगली गवाही ज़किया आपा की थी। ज़किया आपा को गली में आते जाते हर शख्स पर निगाह रखने का शौक़ था। हर किस्म की जगत आपाएँ हर महल्ले में मौजूद होती हैं, जो अपने अंदरूनी तजस्सुस से मजबूर होकर गली में मौजूद लोगों की आमद व जामद को मॉनिटर करने का फरीज़ा अंजाम देती रहती हैं। इस नौइयत के किरदारों को आप माजी के ही CCTV कैमरास कह सकते हैं। वकील इस्तगासा लगभग 15 मिनट तक मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए ज़किया आपा के दिमाग की दही बनाने में मसरूफ़ रहा। इस दौरान में मैडम शबाना की तलाक वाला सनसनीखेज़ वाक़या भी ज़ेर बहस आया और बिलाखिर वकील इस्तगासा की तान यहाँ आकर टूटी कि वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िम मैडम शबाना के घर में दाखिल हुआ था और फिर चंद मिनट के बाद वो वापस चला गया था। अपनी बारी पर मैंने ज़किया आपा से मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तसर सी जिरह की। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए नर्म लहजे में सवाल किया। मेरे अंदाज में धीमापन पाया जाता था। क्या मैं आपको ज़किया आपा के बजाय सिर्फ आपा कह सकता हूँ? क्यों नहीं? वो फराग दिली से बोली। अक्सर लोग मुझे आपा कहकर ही बुलाते हैं और आप भी कह सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक मैडम शबाना की तलाक से पहले कभी कभार और उसकी तलाक के बाद बसा औकात मकतूल फरीद हुसैन उससे मिलने घर पे आया करता था, खुसूसन ऐसे वक्त जब फरजाना स्कूल गई हुई होती थी। मेरे सवाल के जवाब में वो कतरे मुतामिल नज़र आई तो मैंने तंबीही अंदाज में कहा, आपा, मैंने मकतूल के हवाले से जो कुछ भी कहा है उसके ठोस सबूत भी हैं और जो मेरे पास हैं, इसलिए आप जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, ये ना हो कि बाद में आपको लेने के देने पड़ जाएं। मैं किसी से डरती नहीं हूँ वकील साहब, वो तवाना लहजे में बोली। जब अदालत के कमरे तक आ गई हूँ तो सच बोलने का हौसला भी है मुझ में। और सच क्या है? मैंने सनसनीखेज लहजे में दरियाफ्त किया। सच वही है जो आपने बयान किया है। आप तो जगत आपा हैं, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। गली में गुजरने वाले हर छोटे बड़े अपने पराये को नसीहत करते नहीं चूकती। आपने मैडम शबाना को समझाने की कोशिश नहीं की? पड़ोसन होने के नाते तो आपका कुछ ज़्यादा ही फर्ज बनता था कि नहीं? कोई पड़ोसी समझे भी तो ना, उस शाकी लहजे में बोली। घरों की दीवारें जुड़ी होने से या घर का दरवाज़ा आमने सामने पड़ने से कोई पड़ोसी थोड़ी हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की थी। और आपकी कोशिशों का नतीजा क्या बरामद हुआ था? मैंने पूछा। मैंने जिस कोशिश का जिक्र किया वो शबाना की तलाक से पहले का दौर था, ज़किया आपा वजाहत करते हुए बोली। मैंने शबाना को समझाने की कोशिश की कि यूं फरीद हुसैन के साथ उसका मेल जोल एक दिन कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर डालेगा। मेरी नसीहत का इस पर उल्टा असर हुआ और वह बिगड़कर बोली, आपा, दूसरों के घरों में झांकने से बेहतर है कि इंसान गर्दन झुकाकर अपने गिरेबान में झांक ले। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लिहाजा मैंने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, फिर वही हुआ जिसका मैंने खदशा जाहिर किया था। शबाना का घर उजड़ गया। अफजल इसे तलाक का तोग पहनाकर चलता बना। ये तो हो गया शबाना की तलाक से पहले का वाक़िया। मैंने जिरह के सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, और उसके बाद
मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसका रिएक्शन देखना चाहा तो वो एक ठंडी आह भरते हुए बोली, इसके बाद मैंने शबाना को समझाने की गलती की ही नहीं। वो क्या कहते हैं कि एक तजुर्बा काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी है। ज़किया आपा ने ये शेर गलत पढ़ा था या दुरुस्त, इस बहस से कतई नज़र मैं इसका मफ़हूम समझ गया था और मैं इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा, आपा, नाकामी कभी भी कामयाबी की ज़िद नहीं होती, बल्कि ये दरअसल कामयाबी तक रसाई हासिल करने का एक ज़ीना होता है जो शख्स के जायके से नाशना हो, वो भी फतह की लज्जत को महसूस नहीं कर सकता। आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए थी। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है वकील साहब, वो बड़े रसान से बोली। शायद मैं शबाना की बदतमीजी फरामोश करके तलाक के बाद भी शबाना को समझाने के फरीजे से बाज ना आती, लेकिन एक ऐसी बात सामने आई कि मैंने चुप होकर एक तरफ बैठ जाने में ही आफियत जानी। ऐसा क्या हो गया था आपा? मैंने इज़्तिरारी अंदाज में उनसे पूछा। मुझे खबर मिली थी कि ज़किया आपा ने सनसनीखेज लहजे में बताया, शबाना ने फरीद हुसैन से निकाह कर लिया है। डेट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की तरफ देखते हुए फैसलाकुन लहजे में कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। मंजर इसी अदालत का था और विटनेस बॉक्स में मेरे मुवक्किल की साबिक मनकूहा मैडम शबाना खड़ी थी। बिलाशुबा वो शबनम में धुले हुए किसी गुलाब के मानिंद तरोताज़ा और दिलकश और दिलफरेब औरत थी। मैं उसके हुस्न का कसीदा पढ़ने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ जाना ही मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि इस पेशी पर मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिल यकीन और नाकाबिल फरामोश वाक़या है। ऐसा इससे पहले या इसके बाद कभी पेश नहीं आया। मैंने इस पेशी के लिए अच्छा खासा होमवर्क कर रखा था, क्योंकि मैं इस केस के मरकज़ी किरदार और इस तगासा की सबसे अहम गवाह पर जिरा करने जा रहा था। मैंने शबाना को पछाड़ने के सिलसिले में जो इंतजामात कर रखे थे, इनमें सफाई के एक दो गवाहान का बंदोबस्त भी शामिल था। वो दोनों गवाहान इस वक्त कमरा अदालत के बाहर कॉरिडोर में बैठे हुए थे, एक चौबी बेंच पर। शबाना ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना नपतुला मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड कराया तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए उसके पास चला गया। मैंने वकील मुखालिफ के काम में कोई मुदाखलत नहीं की। वकील इस्तग़ासा ने जल्द ही शबाना को फारिग कर दिया। इसके बाद मैं जज से इजाज़त हासिल करके बड़ी मुस्तैदी के साथ विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया और शबाना के सरापे पर एक तनकीदी निगाह डालने के बाद तौसीफ़ी लहजे में कहा, मैडम, ये लिबास आप पर बहुत जच रहा है। बिलाशुबा आपकी चॉइस बहुत उम्दा है। वो खफीफ सी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाते हुए बोली, शुक्रिया। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिहाजा आपकी और मुल्जिम की साबिका अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। इस सिलसिले में बस इतना ही कहूँगा कि मेरा मुवक्किल बदनसीब था जिसने आप जैसी अनमोल और तरहदार बीवी को खो दिया। मेरी आखिरी बात के रद्द अमल के तौर पर शबाना ने तफाखुराना अंदाज में एक उचटती सी निगाह एक्यूज़ बॉक्स में सर झुकाकर खड़े मेरे मुवक्किल अफजल पर डाली, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोली, ये तो आपका मुझ पर एहसान होगा कि आप मेरे ज़ख्मों को ताज़ा करने की कोशिश नहीं करें। हालांकि उसने बात अधूरी छोड़ी तो मैं पूछे बिना ना रह सका, क्या हालांकि मैडम? मैं इस तवक्को के साथ अदालत में हाजिर हुई थी कि डिफेंस काउंसलर कड़े सवालात पूछ कर मेरा नाक में दम कर देगा। वो अपने गुदाज होंठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए बड़े दिलावेज अंदाज में बोली, मगर आप एक मुख्तलिफ वकील हैं, काइंड एंड कूल। आप वाक़ईतन मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ ही पाएंगी। मैंने ज़ुमाइनी अंदाज में कहा, फिर इजाज़त तलब करने वाले अंदाज में पूछा, तो शुरू करें? श्योर, वो बेनियाजी से बोली। मैडम, मेरे मुवक्किल का दावा है कि वक़्त के रोज़ आपने इसे दिन के 12 बजे के करीब अपने घर पर फरजाना से मुलाकात के लिए बुलाया था। मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए कहा, आप इस बारे में क्या कहती हैं? आपके मुवक्किल ने सरासर गलत बयानी की है, वो बड़े एतमाद से बोली। फरजाना रोज़ाना सुबह 8 बजे स्कूल जाती है और उसकी वापसी 2 बजे तक होती है। मैं भला आपके मुवक्किल को 12 बजे क्यों बुलाने लगी, और वो भी घर पर? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 14 मई की रात को किसी बंदे को मुल्जिम की तरफ रवाना नहीं किया था? हरगिज़ नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोली।
मुलजिम ने आपको जो स्टोरी सुनाई है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। शायद आपको मालूम नहीं कि इसे अदाकारी का बहुत शौक है। यह भी इसका कोई ड्रामा ही होगा। मुझे अपने मुवक्किल के इस शौक का इल्म है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर चौबी मेज़ पर रखे सेलोफेन बैग को मैं हाथ में लेकर आले कत्ल को उठाया और दोबारा गवाह के करीब आकर कहा। मज़कूरा बैग को इसकी आंखों के सामने झुलाते हुए मैंने पूछा, क्या आप इसे पहचानती हैं? वो 1 इंच मोटी और 2 फीट लंबी आयरन रॉड की तरफ देखते हुए बड़े एतमाद से बोली, इस रॉड की मदद से आपके मुवक्किल ने फरीद हुसैन का खून किया है। इस सलाख के एक सिरे पर मकतूल के खून के साथ उसके सर के बाल चिपके हुए हैं, जबकि दूसरे सिरे पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात पाए गए हैं। स्टोरी क्लियर, रिजल्ट सिंपल। क्या आप ये मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि आपने अपने मुवक्किल को बहुत ही मासूम और बेकसूर समझते हैं? एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट मैडम, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर मेरी निगाह में मुलजिम कातिल होता तो बाखुदा मैं कातिल का केस ही नहीं लेता। मैं तो इस मामले में बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो आला कत्ल की जानिब इशारा करते हुए बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या है? ये आईनी सलाख आपकी ड्राइंग रूम से पुलिस को मिली थी। मैंने उसके तंजिया मुहावरे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ताल्लुक आपके घर ही से है। आपने किस मकसद से ऐसे खतरनाक राड को अपने घर में रखा हुआ था? इस सलाख का मेरे घर से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बड़ी शिद्दत से बोली। ऐन मुमकिन है कि अपने मज़मूम इरादे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से आपका मुवक्किल इसे अपने साथ ही लाया हो, और यह भी मुमकिन है कि मेरा मुवक्किल मकतूल को भी किसी तरह बहला फुसला कर आपके घर में ले आया हो ताकि वो इसे आपके ड्राइंग रूम में मौत की नींद सुलाकर आपको किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार करा दे। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए तीखे लहजे में कहा, है ना? वो मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए बड़े एतमाद से बोली, ऐसा हो सकता है। आपने अपने मुवक्किल के जिन औसाफ का जिक्र किया है मैं इनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ। ये बहलाने फुसलाने के फ़न का माहिर है। इसने अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके मुझसे शादी की थी, और जहाँ तक मुझे मुसीबत में मुब्तला करने का मामला है तो इसने सारी ज़िंदगी यही किया है। इसके एतमाद को तोड़ना मुझ पर वाजिब ठहरा था। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, वक़ुआ वाले वाक़िए को एक लम्हे के लिए एक तरफ रख देते हैं। मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि मकतूल गाहे बगाहे आपसे मिलने घर पर आया करता था। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात 100% दुरुस्त है, वो मजबूत लहजे में बोली। मैंने सुना है कि आपने इसके साथ निकाह कर लिया था। मैंने शबाना पर अल्फाज का आइटम बम गिराते हुए पूछा। वो टस से मस न हुई। इसके पाए इस्तकामत में ज़रा सी भी लर्जिश देखने को न मिली। मेरे सवाल के जवाब में वो जहरीली मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाते हुए बोली, ये गंदे जहनों की गलीज़ सोच है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मोअज़्ज़िज़ अदालत जानना चाहती है कि मकतूल किस मकसद से आपके घर आपसे मिलने आया करता था? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। अदालत नहीं भी जानना चाहती तो भी मैं बताकर ही रहूँगी ताकि गंदे जहन के मालिक अफराद की ड्राई क्लीनिंग हो जाए। वो बेहद संजीदा लहजे में बोली, दरअसल मैंने अपने घर को फ़रोख्त करके डिफेंस सोसाइटी में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया था। बस मुझे फरजाना के एग्ज़ाम का इंतज़ार था और इसीलिए मैं मशवरे के लिए मकतूल को अपने घर बुला लिया करती थी, क्योंकि इसकी स्टेट एजेंसी के चक्कर लगाने से बेहतर था कि इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर बात की जाए। अब आप ये भी सोचेंगे कि मैं हमेशा मकतूल को ऐसे वक्त घर क्यों बुलाती थी जब फरजाना स्कूल गई होती थी, तो आपके सवाल करने से पहले ही ये मैं खुद ही बता देती हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने अपनी सांस हमवार की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, दरअसल फरजाना मकतूल से मेरे मेल जोल को पसंद नहीं करती थी और इसे महमूदाबाद वाले घर से भी बहुत मोहब्बत है। वो मज़कूरा घर को फ़रोख्त करने के हक़ में नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि फरजाना के इल्म में लाए बगैर मैं डिफेंस सोसाइटी वाले बंगले को पहले फ़ाइनल कर लूँ, बाद में किसी तरह फरजाना को भी समझा लूँगी। मेरे ख्याल में आपको अपने न पूछे गए सवाल का जवाब भी मिल गया होगा वकील साहब। वो अल्लाह की बंदी मेरे हर बाउंसर को बड़ी खूबसूरती से हुक करके बाउंड्री के बाहर फेंक रही थी, लेकिन मैं इसके सामने हथियार फेंकने को तैयार नहीं था। यह अदालत का कमरा था, क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं जहां एक ओवर में एक ख़ास हद तक बाउंसर फेंकने की शर्त हो।
मैं इस वक्त अपने अखाड़े में खड़ा था, लिहाजा मैंने पुरकशिश गवाह को दिलनशी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या 15 मई की सुब्बी मकतूल आपसे मुलाकात के लिए घर पे आया था? ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, वो दो टोक अंदाज में बोली। अगर ऐसा होता तो फिर मैं घर के अंदर मौजूद होती। वकुआ के रोज़ आप कितने बजे घर से निकली थी और कितने बजे आपकी वापसी हुई? मैंने ट्रम्प कार्ड्स के इस्तेमाल का आगाज़ करते हुए सवाल किया। मैं 9:30 बजे घर से रवाना हुई थी और लगभग 12:30 बजे मेरी वापसी हुई थी, उसने बताया। इस रोज़ मुझे अपने टेलर के पास जाना था और किचन के लिए ग्रोसरी खरीदना थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके टेलर का नाम तारिक जावेद है और उसकी टेलरिंग शॉप तारिक रोड पर है, मैंने कहा, जबकि आप ग्रोसरी हमेशा इम्प्रेस मार्केट में अली बख्श की दुकान से खरीदती हैं। आपने तो मेरे बारे में अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। पहली मर्तबा उसके चेहरे पर मुझे उलझन के आसार दिखाई दिए, ताहम उसके लहजे का एतमाद बरकरार था। वो बड़ी रसान से बोली, आपकी मालूमात दुरुस्त हैं वकील साहब। मैम, मैंने बड़ी सादगी से कहा, आप वकुआ के रोज़ पहले अपने टेलर के पास गई थी या पहले ग्रोसरी की खरीदारी की थी? मैं पहले अपने टेलर के पास गई थी, उसने बताया। शायद आप भूल रही हैं, मैंने इस शातर हिरनी पर अपनी शुगर कोटेड जहरीली जिरा का जाल फेंकते हुए कहा, आपने पहले ग्रोसरी खरीदी होगी। उसने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात से मुझे देखा, फिर पूछा, आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? तारिक रोड की कोई भी शॉप दोपहर 12-1 बजे से पहले नहीं खुलती, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जबकि इम्प्रेस मार्केट में सुबह ही से रौनक लग जाती है। यू आर सो क्यूट एंड स्मार्ट लायर। वो तारीफी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, वाकई में पहले इम्प्रेस मार्केट गई थी और बाद में तारिक रोड। आखिरी सवाल, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, क्या वकुआ के रोज़ यानी 15 मई को आप अपने टेलर से मिलने और ग्रोसरी खरीदने में कामयाब हो गई थी? 100%, वो ढिठाई से बोली। एकदम बकवास, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रही हो, अदालत की आंखों में धूल झोंक रही हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा। डिफेंस इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्या इन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ख़वातीन से किस तरह बात की जाती है? जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है जनाबे वाली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। असल माल तो बाहर कॉरिडोर में बैठा अपनी गवाही का इंतज़ार कर रहा है। मैं अदालत की इजाज़त से अपने 2 मोअज़्ज़िज़ गवाहों टेलर तारिक जावेद और किरियाना मर्चेंट अली बख्श को गवाही के लिए अंदर बुलाना चाहता हूँ। तारिक जावेद बताएंगे कि 15 मई को उसकी शॉप कुल्ली तौर पर बंद रही थी क्योंकि वो किसी की मैयत में शिरकत के लिए अपने गांव भावलपुर गया हुआ था, जबकि अली बख्श रसीदी सबूत के साथ मोअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में ये हकीकत लाएंगे कि मैडम शबाना ने इनकी दुकान से 14 मई को ख़रीदारी की थी। मेरी इस्तदा पर सफाई के दोनों गवाहों को गवाही के लिए बारी बारी विटनेस बॉक्स में लाया गया और उन्होंने मेरे मौक़िफ़ के हक़ में और शबाना के बयान के ख़िलाफ़ गवाही देकर ये साबित कर दिया कि मैडम शबाना दरोगो दर्जाए अव्वल थी। इसके बाद अदालत के कमरे में जो कुछ हुआ होगा उसका अंदाज़ा आप कभी भी नहीं लगा सकते। आप सोच रहे होंगे कि इस सूरत हाल ने शबाना को बौखला दिया होगा, लेकिन और इसने तड़प कर पानी मांगा होगा और या फिर कटहरे की रेलिंग को पकड़कर रोना शुरू कर दिया होगा, वगैरह वगैरह। नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शबाना चुपचाप बड़े इत्मीनान से कटहरे में खड़ी रही थी। जज ने उसके गैर मुतवक्के सुकून को देखकर कड़े लहजे में इस्तफसार किया, बीबी, तुमने गलत बयानी क्यों की? शबाना के बजाय अफजल ने हथकड़ी वाले हाथ उठाकर बावाज़े बुलंद कहा, सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने उसे बोलने की इजाज़त दे दी। मेरा मौक्किल बोला और ऐसा बोला कि उसने मेरी मेहनत की धज्जियाँ बखेर दी। मैं गुमसुम इस आक़िबत नाअंदेश अदाकार की अदाकारी को देखता रह गया। वो बड़े जज्बाती अंदाज में कह रहा था, सर, मेरा ज़मीर मुझ पर थूक रहा है, अब मैं खामोश नहीं रह सकता। मैंने अपने दोस्त अमीर खान, अपने वकील मिर्ज़ा अमजद बेग और इस मोअज़्ज़िज़ अदालत के साथ लगातार झूठ बोला है। मैं काफ़ी दिनों से मकतूल का ताक़ुब कर रहा था, फिर वक़ुआ के रोज़ मैं इसे बहला फुसलाकर अपनी साबिक बीवी के घर ले गया कि मुझे इससे चंद ज़रूरी बातें करना है। मैं जानता था कि इस रोज़ शबाना घर में मौजूद नहीं होगी। मकतूल मेरी चाल में आ गया और मैंने इसे शबाना के ड्राइंग रूम में मौत की नींद सुला दिया, लेकिन मेरे जाने से पहले ही शबाना वापस लौट आई। फिर हम दोनों ने मिलकर एक स्कीम तैयार की।
जिसके नतीजे में फरीद हुसैन के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आए और शबाना की ज़ात पर किसी का शक ना जाए। और फिर सब कुछ वैसा ही होता चला गया जैसा हमने सोचा था। लेकिन मेरे होशियार वकील ने मुझे शक के दायरे से निकालकर शबाना के लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। हालांकि मैंने अपने वकील साहब से कहा भी था कि अगर वो मुझे बाइज्जत बरी ना करा सकें तो हल्की फुल्की सज़ा दिलवा दें, मगर मैंने जैसा सोचा था इसके बरक्स हो गया। मजबूरन मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ पर ज़बान खोलना पड़ी। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं मुल्ज़िम नहीं बल्कि मुजरिम हूँ। मैंने फरीद हुसैन को मौत के घाट उतारा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस इकबाली बयान की रोशनी में अदालत मुझे कम से कम सज़ा सुनाएगी। जज ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, बेग साहब आप क्या कहते हैं? मेरे मुवक्किल ने मुझे कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं था। मैंने यही कहा कि इसने मुझे छोड़ने के लिए रखा ही कहाँ है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मैंने अपनी पेशावराना जिम्मेदारी बातरीके एहसन निभाई है, आगे जो इसका नसीब। मेरे मुवक्किल के एक बारे जुर्म के बाद जाहिर है मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं इसे कड़वा घूट समझकर हलक से उतार लूँगा। जज अस्बात में गर्दन हिलाकर रह गया। बज़ाहिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अफजल ने मेरे साथ जो फनकारी की थी इसे फरामोश करने में मुझे कुछ वक्त तो लगा। बहरहाल मैं इस अनोखे किरदार को भूलने में कामयाब हो गया। लगभग 6 साल के बाद शबाना और अफजल मुझसे मिलने मेरे दफ्तर आए और एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, अगली जुमेरात को हमारी बेटी फरजाना की शादी है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, हमें खुशी होगी। तो क्या मैं ये समझूं कि मैंने शबाना की तरफ देखते हुए कहा, फरीद हुसैन की बेवा ने अपने साबिक शोहर अफजल से शादी करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है। शायद मैं कुछ गलत कह गया हूँ। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं बेग साहब, अफजल जल्दी से बोला। नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे मैडम शबाना के लिए फरीद हुसैन की बेवा नहीं बल्कि फरीद हुसैन की कातला के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए थे, है ना? मेरे पास इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं बचा था बेग साहब, वो जज्बात से आरी लहजे में बोली। मैंने इसकी खातिर अफजल की ज़िंदगी ख़राब की और इसकी मनकूहा बन गई और वो बदफितरत मेरी मासूम बच्ची को अपनी हविस का निशाना बनाने की मनसूबाबंदी करने लगा। इसके बाद भी शबाना पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मैं बड़े इन्हमाक से इसे सुन तो रहा था, लेकिन इन लम्हात में मेरे जहन में सिर्फ ये जुमला गर्दिश कर रहा था, शबाना ने मेरे मुकाबले में कहीं बड़ा कड़वा घूंट हलक से उतारा था।